तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के नागरिक शास्त्र के बारे में। ठीक है, इतिहास का मैंने पूरा संपूर्ण रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है। भूगोल का मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप मैराथन क्लास देख सकते हैं और सिंगल बाई सिंगल भी मैंने क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब मैं नागरिक शास्त्र से स्टार्ट करने वाला हूँ और नागरिक शास्त्र में टोटल 7 चैप्टर हैं। अब मात्र 7 दिन लगेगा नागरिक शास्त्र बिल्कुल कंप्लीट। इसी तरह अर्थशास्त्र भी 6 चैप्टर, वो भी 6 चैप्टर, 4 चैप्टर, वो भी कंप्लीट। फिर इसका इतिहास और फिर आपका सामाजिक विज्ञान पूरा पूर्ण रूप से ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर देखते हैं। 7 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। चैप्टर फर्स्ट, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, चाहे वो बहुविकल्पी होगा, चाहे लघु उत्तरीय होगा, चाहे अति लघु उत्तरीय होगा, चाहे दीर्घ उत्तरीय होगा, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, पहले वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ये 2 काम कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और इस वीडियो को आपको एकदम पूरा फैला देना है। जितने भी बोर्ड एग्जाम 2021 देने वाले हैं लोग, आपके साथी वगैरह जितने भी फ्रेंड हो, सबके यहाँ फैला दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी अच्छे स्कोर कर पाए। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर के। और पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, जैसा कि देख पा रहे हैं, और मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप नोट कीजिए। क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? एक छोटा सा देश है। कह रहा है बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित है और एक छोटा सा देश है। तो ऑप्शन ए उत्तरीय यूरोप, ऑप्शन बी पश्चिम यूरोप, और ऑप्शन सी पूर्वी यूरोप, और ऑप्शन डी दक्षिण यूरोप। चलिए स्टूडेंट, आप बताइए कि बेल्जियम कहाँ पे स्थित है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट, मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ कहाँ पे है। तो ऑप्शन बी पश्चिम यूरोप में। ठीक है, कह रहा है कि बेल्जियम यूरोप महाद्वीप किस भाग में स्थित है? पश्चिम यूरोप में स्थित है और एक छोटा सा देश है बेल्जियम। ठीक है, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन में कोई नो डाउट होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यह है कि बेल्जियम क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर भारत के किस राज्य से छोटा है? कह रहा है जो बेल्जियम है, बेल्जियम क्षेत्रफल, जो बेल्जियम का क्षेत्रफल है, वो जनसंख्या के आधार पर भारत के इन चारों ऑप्शनों में से किस राज्य से छोटा है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, सॉरी, और दूसरा उत्तराखंड, और सी हरियाणा, और डी झारखंड। चलिए बताइए इन चारों ऑप्शनों में से किन से बेल्जियम क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है? ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ, तो हरियाणा से। ठीक है, हरियाणा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, याद भी हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। और स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है? कह रहा है कि जो बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी है जो फ्रेंच भाषा बोलती है? 20%, 80%, 40%, 70%। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि बेल्जियम में कितनी आबादी है जो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है, तो लगभग 80%। ठीक है, 80% लोग, ज़्यादातर लोग वहाँ पे फ्रेंच ही भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो 80% लोग। ठीक है, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपने अच्छे तरीके से ही नोट कर लिया होगा, कोई नो डाउट होगा आप लोगों को। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। और देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और क्वेश्चन नंबर चौथा ये कह रहा है कि श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं? कह रहा है कि श्रीलंका में तमिल के कितने उपसमूह निवास करते हैं? ठीक है, चलिए 2 उपसमूह, 4 उपसमूह, कि 6 उपसमूह, कि 8 उपसमूह? चलिए स्टूडेंट आप बताइए। तो मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता दूं, आप लोग को भी मालूम होगा इसका कि कितने उपसमूह, तो 2 उपसमूह। श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं? तो स्टूडेंट 2 उपसमूह निवास करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है कि असिंघली सामाजिक समूह की बहुलता वाला देश श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, यह किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? कह रहा है कि सिंघली सामाजिक समूह की बहुलता वाला देश, क्या श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, यह किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? ठीक है, बताइए कितने सन में जो श्रीलंका है वो स्वतंत्र राष्ट्र बना? वर्ष 1986 और 46, वर्ष 1948, वर्ष 1947, वर्ष 1950। चलिए स्टूडेंट बताइए, सबको इस बात को मालूम होगा कि जो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था वो सन 1948। ठीक है, सन 1948 में। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप क्लियर कर लेंगे, नो डाउट होगा आप लोगों को। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन।
वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया? वर्ष 1956 में कानून जो पारित हुआ उस समय श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? तमिल, द्रविड़, संस्कृत, दक्षिणी हिंदी कि सिंगली? चलिए स्टूडेंट आप बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि कौन सिंगली भाषा। वर्ष 1956 में कानून जब पारित हुआ तो श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया था? सिंगली भाषा को। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7वां एक आपसे कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के विषय में कितने तर्क दिए जाते हैं? सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के विषय में कितने तर्क दिए जाते हैं? 3 तर्क, 5 तर्क, 2 तर्क, 7 तर्क। बताइए कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कितने तर्क दिए जाते हैं? तो 2 तर्क दिए जाते हैं। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकताओं के विषय में कितने तर्क दिए जाते हैं? 2 तर्क। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है स्टूडेंट कि लोकतंत्र में लोग संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। जो लोग स्वशासन में किसके माध्यम से स्वयं शासन करते हैं? समझ रहे हैं? कह रहा है कि लोकतंत्र में लोग संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। लोग स्व शासन में किसके माध्यम से स्वयं शासन करते हैं? ऑप्शन है संस्थानों के, सार्वजनिक स्थलों के, कार्यालयों के कि सामाजिक स्थानों के। चलिए स्टूडेंट बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर होगा संस्थानों के। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट की एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का क्या बना रहता है? ठीक है, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का क्या बना रहता है? तो संतुलन बना रहता है, सांस्कृतिक गतिविधि बना रहता है कि बंटवारा की शक्तियों के निर्धारण? चलिए स्टूडेंट बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि क्या होगा? संतुलन बना रहता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 एक है आपसे कि विभिन्न हित समूह सरकारी समितियों में निर्णय करने की प्रक्रिया में प्रभाव लाकर सरकारी सत्ता के क्या रखते हैं? प्रभुत्व, व्यापार, भागीदारी की शक्ति निर्धारण? चलिए स्टूडेंट बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि विभिन्न हित समूह सरकारी समितियों में जो निर्णय करने की प्रक्रिया में प्रभाव लाकर सरकारी सत्ता के क्या रखते हैं? तो क्या रखते हैं स्टूडेंट? तो रखते हैं भागीदारी रखते हैं। क्या? भागीदारी रखते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। 10 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पीय बता दिया। इससे बाहर एक क्वेश्चन जाने वाले नहीं है। आप इसको नोट कर याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, और उसको भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए, अब आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न आप नोट कीजिए। और पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बहुसंख्यकवाद क्या है? उस देश का नाम बताइए जिसने इसके कारण शांति खोई। बहुसंख्यकवाद क्या है और उस देश का नाम बताइए जिसने इसके कारण क्या की थी? शक्ति खोई थी। तो उत्तर आप लिखेंगे स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण कि बहुसंख्यकवाद से तात्पर्य है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। श्रीलंका वह देश है जिसने बहुसंख्यकवाद के कारण शांति खोई थी। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छे ढंग से मैं लिखा हूं और उम्मीद करता हूं, विश्वास है आप लोगों पे तुरंत क्वेश्चन नोट करेंगे और याद कर डालेंगे। ठीक है, आप समय नहीं है, मात्र 2 महीने है, आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, इसके बारे में बस आपको पढ़ना है बस। अब इसके अलावा कोई बात आप सोचना नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा देखिए। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? व्याख्या कीजिए। सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे कि किसी भी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। देखिए कितना प्यारा सा है कि किसी भी देश में जो शासन करने की शक्ति समाज के अलग अलग समुदायों के वर्ग होते हैं, लोगों में जो बंटवारा सत्ता की क्या कहलाती है? साझेदारी कहलाती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए स्टूडेंट यह है कि बेल्जियम की सीमाएं यूरोप के किन 4 देशों से लगती हैं? बेल्जियम की सीमाएं यूरोप के किन 4 देशों से लगती हैं? तो स्टूडेंट उत्तर देंगे आप कि बेल्जियम की सीमाएं यूरोप के 4 देश कौन कौन? फ्रांस, नीदरलैंड,
जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। ठीक है, वो 4 देश कौन कौन है? तो स्टूडेंट फ्रांस है, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग है। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपने नोट कर लिया होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, देखिए नोट कीजिए इसको, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है, परिभाषित कीजिए। कह रहा है जो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद चलता है उससे क्या तात्पर्य आप समझते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो आप स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे कि बहुसंख्यकवाद से तात्पर्य है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है तथा इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। कह रहा है कि बहुसंख्यकवाद से यह तात्पर्य है कि यदि कोई भी समुदाय अगर बहुसंख्यक है तो वह अपने तरीके से क्या कर सकता है, अपनी शासन व्यवस्था को, प्रणाली को अपने तरीके से हैंडल कर सकता है। और वह क्या कर सकता है कि आवश्यकताओं अगर उसको इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय की, जो अल्पसंख्यक समुदाय होती है वो उसका मन करेगा तो उसकी इच्छाओं अवहेलना भी कर सकता है वो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता को कितने भागों में बांटा गया है? शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता को कितने भागों में बांटा गया है? स्टूडेंट आप उत्तर देंगे कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो कार्यपालिका में, विधायिका में एवं न्यायपालिका में बांटा गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसमें नो डाउट होगा आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 5 में आपने नोट भी कर लिया होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 में। और क्वेश्चन नंबर 6वां ये है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार किस प्रकार की सरकार है? तो इस उत्तर देंगे आप कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी प्रकार की सरकार काम करती है जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जाके प्रीवियस ईयर में उठा के देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन नंबर 7वां ये कह रहा है आपसे कि हित समूह से क्या तात्पर्य है? हित समूह से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर आप लिखेंगे कि लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान आदि जैसे कई संगठित हित समूह होते हैं जो सरकार की विभिन्न नीतियों को प्रभावित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को हित समूह कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कीजिए। कह रहा है कि सत्ता के ऊर्ध्वाधर विभाजन से आप क्या समझते हैं? सत्ता के ऊर्ध्वाधर विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि युक्ति परक तर्क समझाता है कि सत्ता की साझेदारी से बेहतर परिणाम निकलते हैं। सत्ता की साझेदारी अच्छी होती है क्योंकि यह समाज समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करती है। सामाजिक संघर्ष प्रायः हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आपने नोट कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर कितना प्यारा लिखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लिखिए कि किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई का ऐसा रूप ले लेना कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। कह रहा है कि किसी देश में जो सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई का एक ऐसा रूप ले लीजिए कि वह युद्ध सा लगे तो उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। स्टूडेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया है। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय का। और कह रहा है कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये उत्तर लिखिए कि बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ के 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं जबकि 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अभी हम लोग बहुविकल्प प्रश्न में से किए भी थे कि भाई बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले कितने लोग हैं? 80%, और 20% क्या बोलते हैं? तो डच भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, भाषा का नाम है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाले नहीं, बस इसको आपको तैयार करके जाना ईमानदारी से। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, देखिए स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आपको नोट करके इसका आंसर लिख ही लेना है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर इसका लिख लेना है, समझ रहे हैं। अगर
नंबर 90% अगर आप टारगेट लगाए हो तो इन क्वेश्चनों को करेंगे तभी तो आप लिख पाएंगे कि बस वो विकल्पी और अति लघुत्तरीय से थोड़ी हो पाएगा, समझ रहे हैं। तो यह इसका खोज के आंसर लिख लेना आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन पहला नोट कीजिए, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, प्रकाश डालिए। जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 4-5 साल पहले देख लीजिए, किसी भी प्रीवियस ईयर में देख लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, प्रकाश डालिए। इसको नोट कर लीजिए और इसका आंसर आप लोग प्रिय छात्र इसको याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए, बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं, श्रीलंका में इसकी क्या महत्व है, परिभाषित कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार करके जाना है, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ सबको उत्तर लिख के और एक बार दोहरा के ही जाना है आपको। बेल्जियम में राजनीतिक प्रणाली विश्व के अन्य देशों से अलग कैसे है, कोई 3 सूत्र लिखिए। देखिए बहुत ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब बहुत बार पूछे गए, एक बार नहीं 4-4 5-5 बार पूछे गए हैं, तब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर तीसरा था। क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए कि सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण तथा क्षैतिज वितरण में क्या अंतर है। कह रहा है कि जो सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण है तथा क्षैतिज वितरण है, इन दोनों में अंतर आपको बताना है स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चौथा। और क्वेश्चन नंबर 5वां जो कि लघुत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1970 और वर्ष 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन हुए, किन्हीं 3 संशोधनों का वर्णन कीजिए। कह रहा है कि वर्ष 1970 से लेकर 1993 के बीच कितने बेल्जियम के संविधान में संशोधन हुए थे, कोई आप 3 संशोधन का वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लघुत्तरीय क्वेश्चन 5 मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिया है, ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसको तैयार कर लीजिए। और उम्मीद करता हूँ आप लिख भी लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए इसको उत्तर भी नोट करेंगे। अब हम देखेंगे दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अब स्क्रीन पे अब आ गया है दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि एग्जाम में कितने नंबर का, 7 नंबर का पूछा जाता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो मात्र तीन इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो इसको आपको नोट करके याद करके जाना है। चलिए उसमें से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको नोट करके और याद करके जाना स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए तो कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार 4-4 5-5 6-6 बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको देखिए तीसरा जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम यूरोपीय देश बेल्जियम की राजनीतिक प्रणाली कैसी है तथा यह विश्व के अन्य देशों से कैसे अलग है, संक्षेप में बताइए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने दीर्घ उत्तरीय 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया। और इसी के साथ यह चैप्टर नंबर 1 आपका पूर्ण रूप से समाप्त होता हुआ, पूर्ण रूप से पहला चैप्टर खत्म, मात्र 6 चैप्टर और बचे हैं, उसको भी हम 6 दिन में डिस्कस कर देंगे। तो बताइए स्टूडेंट कि आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और लाइक तो करना भूलना नहीं है आप लोगों को, लाइक तो किसी कीमत पे आपको करना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लगातार कंटिन्यू तैयारी कराई जा रही है सम्राट एकेडमी पे, तो इस सम्राट एकेडमी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि बहुत से लोग जुट पाएँ और अच्छी तैयारी कर पाएँ, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।